सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंदन है। मैं सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी में मेरा बीबीए स्ट्रेटेजिक फाइनेंस का कोर्स कर रहा हूँ। तो ये मेरे हिंदी सब्जेक्ट का सेकेंड सीआईए होने वाला है, जिसमें मैं आप सभी को प्रेमचंद की लिखी हुई द्वारा कहानी बड़े भाई साहब के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस कहानी में दो चरित्र हैं, जिनका नाम है ऑब्वियसली बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब। तो मैं चरित्र चित्रण करने जा रहा हूँ। तो पहले बड़े भाई साहब हैं। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े होते हैं कहानी में, और वे बहुत अनुशासित, मेहनती और पढ़ाई को लेकर गंभीर रहते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद उनका मानना है कि अनुभव और ध्यान केवल परीक्षा पास करने से अधिक महत्वपूर्ण है। बेसिकली ये कि पढ़ाई करने से, पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा हमारे ज़िंदगी में जो होता है उनसे सीख लेकर हमारा वो सीखना पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है करके। और वे अपने छोटे भाई को हमेशा मेहनत करने और ये सब चीज़ों से, जिनसे काम में ध्यान नहीं रहता, उन सब से दूर रहने के लिए कहते हैं। खेल, छोटे भाई का खेलने में बहुत मन था, तो छोटे भाई को खेल धूलने से दूर ही रखते हैं कहानी में। जब कहानी में आएंगे तब आपको और पता चलेगा। तो वे सख्त और अनुशासन प्रिय होने के बावजूद छोटे भाई से बहुत स्नेह और परवाह करते हैं। उनका चरित्र मासूमियत और व्यंग्यात्मक हास्य से भरा हुआ है और जिससे वे पाठकों को हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं। आते हैं छोटे भाई की ओर। छोटे भाई स्वभाव में चंचल, मतलब बड़े भाई के एकदम ऑपोजिट। सो छोटे भाई स्वभाव में चंचल थे, मजाकिया थे और समझदार होते। वे ज़्यादा मेहनत किए बिना ही परीक्षा में पास हो जाते हैं, जिसमें बड़े भाई को जलन भी होती है। वे बड़े भाई का आदर करते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा समझाने की प्रवृत्ति से परेशान भी हो जाता है। वे बड़े भाई की विडंबनाओं को समझते हैं, लेकिन फिर भी उनका सम्मान बनाए रखते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो उनका चरित्र कहानी में हास्य, सरलता और व्यंग्य का एक अद्भुत मेल प्रस्तुत करता है। तो आते हैं कहानी के और कहानी से जाने से पहले हम बात करते हैं कहानी के लेखक से, जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। आपने बहुत सुना होगा इनके बारे में। इनका चैप्टर आप 10th में, 9th में, 8th में, अभी तो यूनिवर्सिटी तक भी आ चुका है। तो प्रेमचंद जी का जन्म 1880 को हुआ था। तो उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में लम्ही गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ, गरीबी, जाति प्रथा, शोषण और ग्रामीण भारत के जीवन को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया अपने कहानियों में। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली थी, जिसमें आम जनता उनकी कहानियों से जुट पाती थी। प्रेमचंद की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं के नाम बोलने वाला हूँ। गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, ये उपन्यास टाइप की कहानी है। और आते हैं प्रेमचंद जी की मृत्यु का, जो 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हुआ था। चलिए चलते कहानी की ओर। तो कहानी चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उस उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे फायदार बने। मैं छोटा था, वे बड़े थे। ये छोटे भाई के पीओवी से हो रहा। तो मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो।
वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब को हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरों बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉफ़ी पर मैंने ये इबारत देखी स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन आदमी का चेहरा बना हुआ था। लेकिन असफल रहे छोटे भाई असफल रहे। उसके बाद उसने पूछने का साहस ना हुआ, छोटे भाई को बड़े भाई को पूछने का साहस ना हुआ कि उन्होंने क्या तस्वीर बनाई अपने किताब में। तो वे 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उस आगे पीछे चलाते हुए मोटरकार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे से आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं। मतलब छोटे भाई बड़े भाई से बहुत डरते थे। उनका पहला सवाल ये होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कहा देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गैरा नट्टू खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यह रात दिन आंखें फाड़नी होती है और खून जलाना पड़ता है। तब कहीं ये विदा आती है और आती क्या है वो हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने गोगो हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेल तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होता है, मैं पास नहीं पटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसा आशा करते हो कि तुम ये खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे करके पूछा। अगर तुमने हम तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गिल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को डांटा। मैं ये लठाड़ सुनकर आंसू बहने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लठाड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब
करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कई स्कीम तैयार किए। काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब और 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल के वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय पर विज्ञास, मेरी गलती, सॉरी। इसके बाद आते हैं मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो अछूल कूद, कबड्डी के वो दाव घाट, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद ना रहती, और भाई साहब के नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियों खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार ना कर सकता था। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, बड़े भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया, छोटे भाई पास हो गए और दर्जे में प्रथम आया। मतलब छोटे भाई दर्जे में प्रथम आया, ये छोटे भाई के पीओई से हो रहा। मेरे और उनके बीच में एक केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी, मैं आया, भाई साहब को आधे हाथों लूँ, आपकी वो घोर तपस्या कहा गई। मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रौब मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे बांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की बेट करके तीख भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए।
तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसमें चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यो ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं। असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ। घमंड ने उनका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों में गया। शैतान का हाल भी पढ़ा भी होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शोरूम में भी एक बार अहंकार किया था। भीख मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। आठ हाथ हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सपाचट सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोडियो चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। आंधी रंग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहरुम, पंचुम लगाते चले और ज्योमेट्री तो लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना जाए। पूछिए, इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगना हो जाए। ये आधा ही रहे मेरी भला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफत याद करनी पड़ेगी। एक दिन संध्या रामे हॉस्टल से दूर में एक कनकाऊ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखों आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगमी पटिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन को चला रहा था। माना कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लगे और
यादगार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपना आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो हम पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। जहाँ सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्रेन, ना गाड़ियों। तो कहानी अभी तक ऐसा है कि बड़े भाई जितना भी मेहनत कर रहे हैं वो पास ना हो पा रहे, और छोटे भाई खेल कूदने के साथ साथ अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। तो अभी कहानी का अंत ऐसा होता है कि अंत में तो आते हैं कहानी का सारांश ताकि मैं वीडियो को ख़त्म कर सकता हूँ। तो बड़े भाई का सारांश मुंशी प्रेमचंद कहानी बड़े भाई सब दो भाइयों के भावनात्मक और हास्यपूर्वक रिश्ते को दर्शाती है। ठीक है, तो बड़े भाई पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं। दूसरी ओर छोटा भाई कम पढ़ाई करने के बावजूद अच्छे नंबर लाता है। बड़े भाई साहब हमेशा उसे अनुभव, अनुशासन और कड़ी मेहनत का महत्व समझाते हैं, लेकिन उनके खुद असफल होने के कारण छोटे भाई को उनकी सीख कभी कभी व्यर्थ लगती है। कहानी हास्य और व्यंग्य के माध्यम से शिक्षा प्रणाली, अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान के बीच अंतर को दर्शाती है। अंत में छोटे भाई को एहसास होता है कि बड़ा भाई भले ही पढ़ाई में कमज़ोर हो, लेकिन जीवन के गहरे अनुभव उसे वास्तव में बड़ा बनाते हैं। मुख्य संदेश: केवल किताबों से ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं, जीवन का अनुभव ही महत्वपूर्ण होता है। परिश्रम का अपना महत्व है, लेकिन केवल मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती। भाईचारा और स्नेह का रिश्ता, जिसमें एक भाई अनुभव से सिखाता है और दूसरा चतुराई से समझता है। धन्यवाद। मैं वीडियो को अभी एंड कर रहा हूँ।